हाय गाइस। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं पाचन के बारे में कि पाचन होता कैसे है, और उस पर भी हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं मुख गुहा में पाचन। जो बकर कैविटी है उसमें जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार होता है उसको हम कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए पाचन होता क्या है। तो हमारे जो शरीर होता है, हमारा जो बॉडी है, उसमें जितनी भी सेल है वो वर्क करती है, और उनको वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है? भोजन से, उसके कंपोनेंट से, जैसे कि प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारे शरीर के लिए वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से। तो हम सीधा, हमारे शरीर जो है, हमारी सेल जो है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो सीधा उसको ले सके। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन अगर अपने को चाहिए तो दूध में हाथ डाल दिया, प्रोटीन ले लिया, सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ बॉडी में जिसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फूड है उसमें जो प्रोटीन का कंपोनेंट है, यानी कि हम अगर ऐसा भोजन करेंगे जिसमें प्रोटीन की डाइट लेंगे अपन, तो प्रोटीन की डाइट हमने ली या कार्बोहाइड्रेट की डाइट हमने ली, तो वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा। फिर उसको पाचक रस जो होते हैं वो उसको पचाते हैं, एंड देन वो जो प्रोटीन है वो उस फूड से अलग होगा। फिर वो उसका क्या होगा? स्टमक या फिर इंटेस्टाइन जो है वहां से उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, उसका अवशोषण होगा, और अवशोषण होकर वो कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा। फिर ब्लड सर्कुलेट होकर सेल तक जाएगा, सर्कुलेट होकर ब्लड, और सेल फिर उस प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो भी है उसको यूज करेगी। उसमें जो एनर्जी उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया और उस एनर्जी का यूज करेगी वो, और इस प्रकार बॉडी वर्क करती है। समझ पा रहे हो? हमने जो भी भोजन लिया उस भोजन को डाइजेशन किया जाएगा। डाइजेशन क्यों होगा? ताकि उस भोजन में जितने भी कंपोनेंट है उनको सेपरेट किया जा सके, और फिर वो जो कंपोनेंट है उनका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा ब्लड में। फिर ब्लड सर्कुलेट होगा लिम्फ में, अब सर्कुलेट होकर वो कहाँ पर जाएगा? सेल्स तक जाएगा, और सेल्स को वो जो कंपोनेंट है वो देगा जिससे सेल जो है वो ग्रोथ कर पाए और वर्क कर पाए। तो सेल वर्क करेगी तो बॉडी वर्क करेगी, सेल ग्रोथ करेगा तो बॉडी ग्रोथ करेगा। समझ लो? तो पाचन की परिभाषा क्या होती है? अगर हम पाचन डाइजेशन की बात करें तो पाचन का मतलब होता है कि भोजन के जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें बात करें अगर हम स्टार्च को ले तो वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो ग्लूकोज जो होते हैं वो माल्टोज बनाते हैं, माल्टोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। समझ पा रहे हो? कॉम्प्लेक्स का मतलब, जैसे कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे मिलकर बना होता है? माल्टोज का, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन, और इसके साथ में माल्टोज जो होता है वो किससे बना होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा पार्टिकल हो गया? उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और इस कॉम्प्लेक्स को किसमें तोड़ा जाएगा? ग्लूकोज को, ग्लूकोज में। और इस ग्लूकोज का यूज कौन करेगी? सेल करेगी। इस ग्लूकोज का यूज कौन करेगा? सेल करेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो जो भोजन के जो कठोर भाग है यानी कॉम्प्लेक्स सम्मिश्रण यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो भोजन के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उनको किस में कन्वर्ट करना? सिंपल में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, उसी प्रकार प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना। और ये कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है? नॉन सॉल्युबल होता है, तो उसको एब्जॉर्बर बनाना यानी कि अवशोषण के लायक बनाना। अगर ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाता है तो ब्लड जो होता है वो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, ब्लड इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ा जाएगा? पहले ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा, ताकि इस ग्लूकोज को फिर सेल क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये ग्लूकोज ब्लड में भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो डेफिनेशन क्या है? भोजन के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उनको सरल और एब्जॉर्बेबल यानी कि अवशोषण युक्त, अवशोषण के लायक, अवशोषण योग्य घटकों में बदलना, उसको हम कहते हैं पाचन। पाचन की डेफिनेशन समझो ध्यान से, क्या होता है वो? भोजन के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट यानी कि भोजन के जटिल भागों को,
भोजन के जटिल भागों को किसमें बदलना, सरल भागों में, और अवशोषण के योग्य बनाना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसका अवशोषण नहीं होता है सीधा, इसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, और फिर उसका अवशोषण होगा। तो भोजन के जो जटिल अवयव है उनको सरल और विसरणशील यानी कि सरल और अवशोषण योग्य यौगिकों में बदलने की क्रिया को कहते हैं पाचन। समझ पा रहे हो? अब ये जो क्रिया होती है पाचन, वो दो मैकेनिज्म द्वारा, दो प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। एक होती है मैकेनिकल यांत्रिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। समझ पा रहे हो? जो भी भोजन के जटिल भाग है उनको सरल भागों में तोड़ना ताकि ब्लड में उनका एब्जॉर्प्शन हो सके और सेल उसका यूज कर सके। अब प्रोटीन में हाथ डुबो दिया, इसका तो सीधा प्रोटीन मिल जाएगा ऐसा तो है नहीं। हमने पहले प्रोटीन लिया, प्रोटीन को फिर तोड़ा जाएगा उसके सरलतम यौगिकों में और रक्त उसका अवशोषण करेगा, फिर ब्लड जो है वो सेल तक जाएगा और उस प्रोटीन जो उसको चाहिए सेल को वो उसको देगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जो प्रोटीन जो था वो जटिल भाग था, उसको सरल भागों में तोड़ना ताकि वो किसके लायक हो, एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाए। उसी को हम कहते हैं पाचन। तो ये जो प्रक्रिया होती है पाचन, वो दो प्रक्रियाओं से होती है। पहला तो होता है मैकेनिकल यांत्रिक पाचन और दूसरा होता है केमिकल। देखो मैकेनिकल क्या होता है, यानी कि मैकेनिकल का मतलब सिंपल सा मीन होता है कि मैकेनिकल का मतलब फिजिकल चेंजेस है ना। क्या होता है फिजिकल चेंजेस, यानी कि कोई बॉल बड़ी है उसको हम टुकड़े कर दो तो दो छोटी बॉल बन जाएगी, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इस मार्ग को हम तोड़ दे तो कौन सा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भोजन के कठोर भागों को छोटे भागों में तोड़ देना, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का केमिकल चेंजेस नहीं आएगा उसमें, किसी प्रकार का रासायनिक जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुणधर्म है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हमने भोजन का बाइट लिया और हम उसको क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं, मैस्टिकेट कर रहे हैं, मैस्टिकेशन कर रहे हैं, चबा रहे हैं। तो उस चबाने के दौरान क्या उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस हो रहा है, रोटी के टुकड़ों को हमने बड़ा टुकड़ा लिया उसको हम छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, समझ लो। तो वो कौन सा हो जाएगा, मैकेनिकल डाइजेशन, यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन समझ लो जिसमें क्या होता है, चबाना, निगलना और पेरिस्टाल्सिस, पढ़ेंगे भी तीनों चीजें क्या है वो, उसके द्वारा होता है यांत्रिक पाचन। और रासायनिक पाचन में क्या होगा, प्रॉपरली एंजाइम यूज होते हैं और फिर उसको क्या कहते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि प्रोटीन है उसको एंजाइम पेप्टोज में तोड़ते हैं, फिर पेप्टोज किस में टूटेगा, ऑलिगोपेप्टाइड में, और ऑलिगोपेप्टाइड किस में टूटता है, एमिनो अम्ल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरा जो इसका केमिकल प्रोसेस हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो ये दो प्रोसेस है, मैकेनिकल एंड केमिकल, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं पाचन, मुख गुहा में पाचन। तो जो भोजन जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। तो हमने जो भोजन लिया, अब ये भोजन जो है वो कहां पर आया, मुख गुहा में आया। ध्यान से समझना, भोजन कहां पर आया, मुख गुहा में आया। अब भोजन जैसे बकल कैविटी में हमने भोजन का बाइट लिया और बकल कैविटी में डाला, फूड का बाइट लिया और बकल कैविटी में डाला, तो जो मुख गुहा है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती है, टीथ होता है, पैरेट होते हैं और टंग होता है, ये मुख्य संरचना होती है। तो मुख गुहा में कौन कौन सी संरचना होती है, एक तो दांत होता है, दांत होते हैं, इसके अलावा जीभ होते हैं, और दांत, जीभ और क्या होती है, तालू होते हैं। तालू का मतलब पैलेट, पैलेट इंग्लिश में बोलते हैं पैलेट। इस तालू के भी दो भाग हैं, फिर हमने पढ़े हुए हमने, इस तालू के कितने, दो भाग हैं, कोमल तालू, सॉफ्ट पैलेट जो कि पीछे होता है, और कठोर तालू, हार्ड पैलेट जो कि आगे होता है। समझना, लॉजिकली सब कीजिए। तो भोजन मुख गुहा में आया, मुख गुहा में क्या क्या है, दांत है, जीभ और तालू है। तालू के दो भाग है, कोमल तालू जो पीछे वाला भाग है, तालू समझते हो पैलेट, जो मुख गुहा की जो छत है, ऑरल कैविटी की जो छत है बकल कैविटी की, उसको अपन बोलते हैं तालू। आगे वाला भाग, उसमें आप अगर टंग को रब करोगे तो वो आपको रफनेस फील आएगा, तो वो कैसा है, हार्ड पैलेट है।
पीछे वाला जो भाग है वो सॉफ्ट फील देता है, तो टंग को रब करते हैं तो वो होगा सॉफ्ट पैलेट, यानी कि कोमल तालु और कठोर तालु। क्लियर यहाँ पे? अब जैसे भोजन मुख गुहा में आया, दांत जो होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, चबाया जाता है भोजन को। दांत का वर्क क्या होता है, चबाना, तो भोजन को क्या किया जा रहा है, चबाया जा रहा है। जीभ क्या करेगी, लार का स्रावन सलाइवा को रिलीज करती है क्योंकि उसके नीचे लिंगुअल ग्लैंड है, और जीभ क्या करती है, लार का अच्छे से मिश्रण करती है भोजन में, लार का अच्छे से भोजन में मिश्रण। लार का अच्छे से भोजन में मिश्रण, वो कौन कर रहा है, टंग कर रही है। क्लियर? अब आप पेरेंट की बात करते हैं। पेरेंट के दो पार्ट है, सॉफ्ट पेरेंट, हार्ड पेरेंट, कोमल तालु और कठोर तालु। जो कठोर तालु वो आगे वाला भाग है, कठोर तालु कौन सा भाग है, अग्र भाग है, और कोमल तालु कौन सा भाग है, पश्च भाग है। और जो कठोर तालु होता है वो कैसा होता है, रफ होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है समझना, क्योंकि वो भाग रफ होता है। और जो हमारे टंग है उसमें जो फॉलिएज जो होते हैं, फॉलिएज टेस्ट बर्ड पढ़ा था हमने टंग के स्ट्रक्चर में, वो ह्यूमन बॉडी में वेस्टिजियल होते हैं, अवशेष होते हैं, तो वो भी रफ होते हैं। तो वो दोनों रफ सरफेस अपन जब भोजन को निगलते हैं तो जो टंग होती है वो हार्ड पैर से टकराती है। आप जब स्वेलो करते हो, भोजन को निगलते, तो टंग जो होती है वो हार्ड पैर से टकराती है ताकि वो बकल कैविटी को बंद कर सके। और ऊपर भी रफनेस है और नीचे टंग पर भी रफनेस है, तो दोनों रफनेस क्या होंगे, रगड़ खाएंगे तो वो फिट हो सके और जो फूड है वो बाहर नहीं आ पाए। समझ लो हार्ड पैलेट का कार्य, कठोर तालु का कार्य, समझे? और कोमल तालु के पीछे पता है यूबुला होता है, उसका अंतिम भाग जो कि ऊपर उठकर इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद कर देता है। इसको हम पढ़ेंगे निगलने की क्रिया में। तो बेटा भोजन कहाँ पर आया, मुख गुहा में आया। मुख गुहा में दांत होते हैं जो भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक पाचन। जीभ है जो सलाइवा को अच्छी तरह से मिक्सअप करती है, किसके साथ, फूड के साथ। वो मिक्सअप क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भोजन होता है उसको चिकना बनाया जा सके ताकि हमें निगलने में परेशानी नहीं हो। तो लार से अच्छे से मिश्रण हो जाएगा और उस भोजन को हम कहते हैं बॉलस। मुख गुहा में जो भोजन होता है जिसमें सलाइवा का मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं बॉलस, हिंदी में बोलते हैं उसको ग्रास। तो उस भोजन को क्या बोलता है, बॉलस। तालु जो होता है उसमें कठोर भाग तो क्या करता है, भोजन को बाहर आने से रोकता है। और जो पश्च तालु है जिसको हम बोलते हैं कोमल तालु, उसके बात करेंगे पीछे यूबुला होता है जो इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो क्या होता है। तो अब मुख गुहा में क्या होगी, लार होगी, सलाइवा। अब लार जो होता है उसको रिलीज कौन करती है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, जिसको हमने पढ़ लिया है। सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड जो कान के नीचे होती है, सब में दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर, सब लिंगुअल जीभ के नीचे। 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड है। क्लियर? कितनी सलाइवरी ग्लैंड है, 3 सलाइवरी ग्लैंड है। चलो नाम भी लिख देते हैं अपन, कौन कौन सी, एक तो पैरोटिड जो कि कान के नीचे स्थित होती है, ईयर ऑसिकल के नीचे। दूसरी कौन सी है, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर। और तीसरी कौन सी है, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल जो कि जीभ के नीचे होती है। पैरोटिड ग्लैंड से कौन सी डक्ट निकलती है, पैरोटिड ग्लैंड की हम बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे होती है, जहां से डक्ट निकलती है वो जो डक्ट निकलती है पैरोटिड डक्ट बोलते हैं, सब मैक्सिलरी वाटर डक्ट निकलती है, और सब लिंगुअल जो है बार्थोलन डक्ट निकलती है, जिसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं सलाइवरी ग्लैंड में। तो वहां पर एक बार वो नेक्स्ट देख लेना। तो यहाँ पर लार की बात करें तो लार का सिक्रेशन किससे होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। चलिए अब लार की बात करें तो लार में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लार की कंपोजिशन को, हमने पढ़ लिया था 99.5% तो वाटर होता है।
बाकी का 0.5% में बहुत सारी चीज़ें होती है, Na+, K+, Cl-, बहुत सारी। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके आयन्स की। तो उसमें जो HCO3 माइनस है, सॉरी HCO3 माइनस, ये क्या करता है, भोजन की अम्लीयता को उदासीन करता है। अगर एसिडिक नेचर है फूड का तो उसको क्या करेगा, वो उदासीन करेगा। तो ये काम क्या करेगा, भोजन की अम्लीयता को उदासीन करना। HCO3 माइनस का कार्य क्या है, भोजन की अम्लीयता, भोजन की अम्लीयता को ये क्या करेगा, उदासीन करता है, न्यूट्रल करता है। भोजन की अम्लीयता को उदासीन करने का कार्य करता है कौन, HCO3 माइनस। यहाँ पर ध्यान देना, जो चबाना जो है ये कैसा यांत्रिक पाचन है, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन। भोजन को पचाना कौन सी क्रिया है, यांत्रिक पाचन है। यांत्रिक पाचन में आता है मैस्टिकेशन, भोजन को चबाना, इसके बाद आता है स्वेलोइंग, भोजन को निगलना, और तीसरा जो आता है वो होता है पेरिस्टाल्सिस। ये तीनों किस में आते हैं, यांत्रिक पाचन में, पढ़ेंगे हम इसको। तो सलाइवा में जो HCO3 माइनस है वो क्या करेगा, भोजन की अम्लीयता को उदासीन कर देता है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद इसमें क्या होता है, ध्यान देना, और क्या होता है, इसके बाद इसमें होता है लाइसोजाइम एंजाइम। एंजाइम की बात करें तो कौन सा होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, ध्यान देना, जो भोजन के साथ हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ऑब्वियसली बैक्टीरिया वायरस वगैरह आएंगे उसके साथ, तो वो उनको मारने का काम करता है। तो जीवाणुओं का नाश करना, बैक्टीरिया वायरस जितने भी माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीवाणु है, उन सब का नाश करने का कार्य करता है। जीवाणुओं का नाश वो किसके द्वारा किया जाएगा, लाइसोजाइम के द्वारा। इसके बाद एक और होता है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट, ये थायोसाइनेट जो होता है वो क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, यानी कि ये भी जीवाणुओं का नाश करेगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है ये। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। और वो क्या करेगा, जीवाणुओं का नाश करता है। ये भी वही वर्क करता है, जीवाणुओं का नाश। जीवाणुओं का नाश करता है, समझ नहीं बात। अब थायोसाइनेट की बात, एक और एंजाइम होता है लाल में, जिसको हम बोलते हैं टाइलिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टाइलिन। और इसी का दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज। टाइलिन बोलो या सलाइवरी एमाइलेज, ये दोनों इसी के नाम है, सलाइवरी एमाइलेज। अब ये जो टायरिन होता है वो क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। स्टार्च जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो टायरिन जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। लेकिन कितने प्रतिशत, ओनली 30% स्टार्च का पाचन कर पाता है ये। स्टार्च का पाचन, स्टार्च जो होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये माल्टोज में, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में। इसको किस में तोड़ेगा, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ रहा है। कौन, टाइलिन, स्टार्च को। 30% स्टार्च क्यों बोला, क्योंकि इतना इनफ टाइम नहीं होता है कि आप भोजन को कितनी देर तक चबाते हैं, बहुत ही कम समय के लिए चबाते हैं। तो उस दरमियान केवल 30% स्टार्च जो होती है वो टाइलिन के द्वारा माल्टोज में कन्वर्ट की जाती है। समझ लो, इसीलिए भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, माल्टोज में। समझ में आ रही बात। इसके बाद इसमें होता है जो अगर लिंगुअल लाइपेज भी होता है इसमें, जिसके ऊपर अभी जिक्र करेंगे। तो टायरिन जो होता है वो क्या 30% स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में। फिर ये माल्टोज आगे जाकर किसमें, पैनक्रिएटिक लाइपेज के द्वारा, सॉरी ये जो पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज के द्वारा, पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज के द्वारा फिर ये आगे कन्वर्ट होगा। और जो 70% स्टार्च है उसी को आगे ड्यूडेनम में डाइजेशन किया जाएगा। समझ लो बात को मेरी। अब ये जो टायरिन जो होता है वो अगर पीएच की बात करें तो ये 6.3 टू 7.3 अप्रोक्सीमेट इतनी पीएच पर ये वर्क करता है। टायरिन जो होता है वो 6.3 से लगाकर 7.3 पीएच पर ये टायरिन वर्क करता है।
जो 30% स्टार्च को मुंह में ही पचा लेता है। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करेंगे स्टार्च की, तो ये जो होता है वो खरगोश और मांसाहारियों में टायरिन एब्सेंट होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका भोजन जो होता है उनके भोजन का मुख्य जो घटक होता है, खरगोश के भोजन का मुख्य घटक सेल्यूलोज होता है और जो मांसाहारी है उनका प्रोटीन होता है। तो उनके भोजन का मुख्य घटक स्टार्च नहीं है, इसलिए उनकी सलाइवा में टायरिन एब्सेंट होता है, क्योंकि सलाइवा तो मुंह में होती है और उनका भोजन का घटक ही नहीं है, तो भोजन जाएगा ही नहीं अंदर, तो टायरिन की जरूरत ही नहीं है। तो हम टायरिन की बात करें, टायरिन जो होता है वो किस में? एक तो खरगोश में, जो शाकाहारी है, खरगोश एंड मांसाहारी, उनमें क्या होता है? टायरिन नहीं होता है, उनकी सलाइवा में टायरिन नहीं होता है। ठीक है, अगर रीजन पूछे तो क्या होता है? खरगोश जो है, खरगोश उसके भोजन का स्रोत कौन सा है? उसके जो फूड है उसका मेन कंपोनेंट कौन सा है? खरगोश जो होता है वो मेन किसका भक्षण करता है? सेल्यूलोज का। और जो मांसाहारी होते हैं उनकी डाइट में मोस्ट ऑफ क्या होता है? प्रोटीन होता है। उनकी डाइट में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये किसका? प्रोटीन का और सेल्यूलोज का भक्षण करते हैं। तो उनकी डाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? सेल्यूलोज और प्रोटीन होता है, इसीलिए उनकी जो सलाइवा होती है उसमें टायरिन नहीं होता है। यहाँ तक बात आई समझ में? क्लियर यहाँ तक। अब इसके अलावा क्या क्या होता है? टायरिन हो गया, थायोसाइन, ट्राइस्टोन, H3 माइनस। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर होता है म्यूसिन होता है। म्यूसिन जो होता है, नेक्स्ट अपने यहाँ पे लिख देते हैं म्यूसिन। म्यूसिन जो होता है, अब म्यूसिन क्या है? ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या होता है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। म्यूसिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये काम क्या करता है? भोजन को चिकना बना लेता है ताकि निगलने में कोई परेशानी नहीं हो। भोजन को चिकना बनाना वो उसका कार्य होता है ताकि निगलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। देखो बड़ा ध्यान से समझना, भोजन मुख गुहा में आया तो दांत के द्वारा भोजन को चबाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं आंतरिक पाचन। लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रवण किया जा रहा है, जिसको जीभ अच्छी तरह से उसको भोजन के साथ मिला रही है। ठीक है, और जो भोजन होगा वो लार के साथ भोजन मिक्स होगा, वो भोजन कौन सा क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। उस भोजन को हम कहते हैं बोलस, यानी कि ग्रास। तो मुख गुहा में भोजन किस फॉर्म में होता है ऐसा पूछा जाए तो बोलस की फॉर्म। समझ में आई बात? अब सलाइवा का मिश्रण हो रहा है, उस सलाइवा में क्या है? म्यूसिन है, जो ग्लाइकोप्रोटीन जो भोजन को चिकना बनाता है। तो उसके चिकना बनाने से क्या होगा? भोजन इजीली अपन स्वेलो कर पाएंगे, निगल पाएंगे। H3 माइनस होता है, भोजन की एसिडिटी को दूर करके उसको न्यूट्रल कर देता है। लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु जो भोजन के साथ उनका भक्षण कर रहा है। थायोसाइनेट एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह, एंटी माइक्रोबियल सूक्ष्म जीवाणु के खिलाफ, एंटी यानी कि अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणु के खिलाफ उनका नाश करता है, ये भी थायस। इसके बाद टायरिन, जिसको हम सलाइवा एमाइलेज कहते हैं, जो कितना 30% स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ रहा है। 30% क्यों? क्योंकि इतना इनफ टाइम नहीं मिल पाता है कि वो सारे स्टार्च को पचा सके। फिर ये स्टार्च आगे जाके जो 70% है वो कहाँ पर टूटेगी? ड्यूओडेनम में, पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज के द्वारा। समझ में आई बात? टायरिन खरगोश और मांसाहारी में एब्सेंट होता है क्योंकि खरगोश के भोजन का मुख्य घटक कौन सा है? सेल्यूलोज, और मांसाहारियों का प्रोटीन है। तो सेल्यूलोज और प्रोटीन होता है उनके भोजन का मुख्य घटक, जिसकी वजह से मुख गुहा में स्टार्च को पचाने की जरूरत नहीं है और टायरिन नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? इसके अलावा अगर बात करें इसके अंदर एक और एंजाइम होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो होता है अगर लिंगुअल एमाइलेज, सॉरी लिंगुअल एमाइलेज। अब ये लिंगुअल एमाइलेज जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव में वसा का पाचन करता है, बट ये एक्टिव नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता है।
इसलिए वसा का पाचन नहीं हो पाता है, सक्रिय नहीं होता है। तो लिंगुअल एमाइलेज सक्रिय नहीं होता है, इसलिए वसा का पाचन मुख गुहा में नहीं हो पाता है। तो मुख्य रूप से मुख गुहा में पाचन किसका होता है? स्टार्च का पाचन होता है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, मुख गुहा में पाचन किसका होता है? स्टार्च का। लेकिन कितनी इनकम्प्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन स्टार्च में नहीं होता है। डाइजेशन स्टार्च का शुरू हो जाता है मुख गुहा में, बट एंड नहीं होता है। एंड फिर कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में जाकर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? यानी कि स्टार्च का जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट, उसका शुरू कहाँ हो जाता है? वो बकल कैविटी में, मुख गुहा में शुरू हो जाता है, पर एंड नहीं होता और इनकम्प्लीट होता है। यानी कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन होता है। स्टार्च है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका क्या होता है? अपूर्ण पाचन होता है। यहां तक आई बात समझ में? क्लियर? तो देखिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यांत्रिक पाचन की। तो यांत्रिक जो पाचन होता है, यांत्रिक पाचन, उसकी हम बात करें तो यांत्रिक पाचन में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन से? ध्यान से समझना। पहली जो है वो है चबाना, मैस्टिकेशन। कौन सी? चबाना। दूसरा है निगलना, स्वेलोइंग, निगलना। और तीसरा है पेरिस्टैल्सिस, पेरिस्टैल्सिस। देखो इन चीजों को समझना। चबाने की प्रक्रिया तो किसके द्वारा होगी? दांतों के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं निगलने की प्रक्रिया। तो निगलने की प्रक्रिया में क्या होगा? ध्यान देना। जब हम भोजन को निगलते हैं तो उसमें जो हार्ड पेरेंट जो होता है और टंग दोनों मिलकर मुख को बंद कर देते हैं, टीथ, लिप्स वगैरह सब मिलकर मुख को बंद कर देते हैं। जो यूविला है, सॉफ्ट पैलेट का एंड, यूविला सॉफ्ट पैलेट का एंडिंग पार्ट, कॉमन तालु का अंतिम भाग यूविला, वो ऊपर उठेगा और ये जो आंतरिक नासा छिद्र, ये जो बाह्य नासा छिद्र है वो अंदर खुल रहे, उन आंतरिक नासा छिद्र को बंद कर देता है। समझ पा रहे हो? और बचा क्या? ये ग्लोटिस वाला, उसको एपिग्लोटिस बंद कर देता है। तो ये सब बंद करने के बाद जो ग्रसनी होगी वो भोजन को नीचे की ओर धकेलेगी, हम ऐसे निगलते हैं तब। अब भोजन कहाँ हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो निगलने की क्रिया भी क्या है? एक प्रकार का यांत्रिक पाचन ही है, मैकेनिकल डाइजेशन ही है। तीसरा है पेरिस्टैल्सिस। देखो पेरिस्टैल्सिस क्या होता है? वो ये वेव लाइक मूवमेंट होते हैं। पेरिस्टैल्सिस की बात करें अपन, वेव लाइक मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट ऑफ ह्यूमन गट, वेव लाइक मूवमेंट होते हैं। यानी कि भोजन एसोफेगस में आने के बाद, ये लंबे एसोफेगस है तो उनमें क्या होते हैं? वेव लाइक मूवमेंट होते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वेव लाइक, ऐसे वेव जा रही है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिस्टैल्सिस। तो पेरिस्टैल्सिस जो होता है उसी की वजह से फूड जो होता है वो एसोफेगस से स्टमक में जाता है। एसोफेगस के बाद क्या आएगा? स्टमक आएगा। तो ये लंबी एसोफेगस है, उस एसोफेगस में क्या होते हैं? एसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और उन कॉन्ट्रैक्शन से नीचे यहाँ पर क्या लगा हुई है? स्टमक लगी हुई है। यहाँ पर ये बकल कैविटी आएगी, जैसे हमने भोजन लिया वो यहाँ पर गया एसोफेगस में, फिर एसोफेगस में क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। एसोफेगस में क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होंगे और उस कॉन्ट्रैक्शन से फिर यहाँ पर स्टमक है जिसमें कार्डियक स्फिंक्टर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हुआ, फूड चला जाएगा कहाँ पर? स्टमक में। समझ में आई बात? तो एक और चीज की, जो भोजन मुख गुहा में है वो किस फॉर्म में है? बॉलस की फॉर्म में है। यानी कि एसोफेगस पे भोजन किस फॉर्म में एंटर कर रहा है? बॉलस की फॉर्म में। और ड्यूडेनम स्टमक में जाएगा और स्टमक से भी डाइजेशन होगा और काइम की फॉर्म में ड्यूडेनम में जाएगा, काइम की फॉर्म में, जिसको हम पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो बात को मेरी? यानी कि एसोफेगस में भोजन किस फॉर्म में जा रहा है? बॉलस की फॉर्म में, ग्रास की फॉर्म में। और एसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है क्योंकि भोजन ठहरता नहीं, सीधा वहां पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा और भोजन चला जाएगा स्टमक में। समझ में आई बात? तो पेरिस्टैल्सिस क्या समझ में आया? और रासायनिक पाचन तो क्या होता है? जो केमिकल एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? उस फूड को तोड़ देते हैं उसके सिंपल कंपोनेंट में, जो कि कैसे होते हैं? एब्जॉर्बेबल, यानी कि जो आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? पेरिस्टैल्सिस समझ में आया? निगलने की प्रक्रिया समझ में आई? चलो उसको समझते और डायग्राम बनाकर, निगलने की प्रक्रिया में क्या होता है वो
तो देखिए ये टर्म हो गया, और यहाँ पर ये जो भाग है अब ये इंटरनल नॉस्ट्रल वन पेयर आ गया, ये जो बाहर नसा छिद्र है वो अंदर खुल रहे हैं, और ये आगे वाला भाग है वो कौन सा है, हार्ड पेरेट है, पीछे वाला भाग कौन सा है, सॉफ्ट पेरेट है। तो सॉफ्ट पेरेट के एंड में यहाँ पर क्या होता है, ये यूविला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेंट्रल सरफेस पे ये कौन सा है, विंड पाइप हो गया, ये विंड पाइप, और इसी के पीछे यहाँ पर क्या है, एसोफेगस है, जिसकी अपनी क्या है, गलेट है, और ये अपना हो गया गला हो गया, नेक गर्दन, ठीक है। तो अब भोजन मुख गुहा में आया, यहाँ पर धातु ने चबाकर उसके टुकड़े कर दिए, वो भोजन कौन सा कहलाएगा, बोलस कहलाएगा, और साथ में सलाइवा का मिश्रण हो गया, 30% स्टार्च का पाचन भी हो गया, लाइसोजाइम हानिकारक बैक्टीरिया को मार दिया, थायोसाइनेट हानिकारक बैक्टीरिया को मार दिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो टंग है वो इस तालू से टकराएगी, और ये टीथ वगैरह वो सबको, ये टीथ वो मुख गुहा की ओपनिंग को बंद कर देंगे। अब भोजन जब यहाँ से जाएगा तो ये ऊपर उठेगा और इस आंतरिक नासा छिद्र को बंद कर देगा, ताकि भोजन कहाँ नहीं आए, यहाँ से होता हुआ नाक में नहीं आए, समझ गए। और जैसे ही भोजन नीचे गया, ये ग्लोटिस पे प्रेशर पड़ेगा। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, एपिग्लोटिस पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जब भोजन निकलते हैं तब ये कौन सा भाग है, लैरिंक्स है, लैरिंक्स है, तो लैरिंक्स क्या करेगी, ऊपर उठेगी, ये चीज ध्यान देना, लैरिंक्स ऊपर उठेगी, लैरिंक्स ऊपर उठेगी और भोजन नीचे आ रहा है, एपिग्लोटिस नीचे जाएगी, और वो एपिग्लोटिस इस छेद को बंद कर देगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, और फिर नीचे क्या है, लंग्स है, यहाँ पर नीचे, तो भोजन अब लंग्स में नहीं जाएगा। और यहाँ पर एसोफेगस के नीचे क्या है, अगर हम एसोफेगस के नीचे बात करें तो यहाँ पर हमने स्टमक बना दिया, ये स्टमक और फिर ड्यूओडेनम, तो अब भोजन यहाँ से होता कहाँ जाएगा, एसोफेगस में, फिर एसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन हुए तो भोजन कहाँ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। समझ पा रहे बात को मेरी, यानी कि ध्यान से रख, अब ये पूरा भाग फेरिंग्स है, तो यहाँ पर यूविला ने, ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं यूविला। तो यूविला किसको बंद कर रहा है, यूविला बंद कर देगा किसको, आंतरिक नासा छिद्र को, जो कि एक जोड़ी है, आंतरिक नासा छिद्र, उनको बंद कर देता है। और ये जो वाला भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये किसको बंद करेगा, ये बंद करेगा किसको, ग्लोटिस को। अब बेटा ग्लोटिस बंद हो गया तो क्या बंद हो जाएगा, लैरिंक्स बंद, ग्लोटिस बंद हो गया यानी कि ट्रेकिया बंद हो गया, सॉरी स्पेलिंग, ट्रेकिया बंद हो जाएगा, ट्रेकिया बंद। तो जैसे ही ट्रेकिया बंद हुआ तो फूड कहाँ नहीं जा पाएगा, लंग्स पे नहीं जाएगा। अब इसने ग्लोटिस को बंद कर दिया, यूविला ने इंटरनल नॉस्ट्रल को बंद कर दिया, इधर मुंह भी बंद हो गया, तो भोजन के बाद रास्ता कौन सा जाने का, अब तो सीधा वो कहाँ पे जाएगा, गलेट से होता हुआ एसोफेगस में। ये एसोफेगस की अपनी गलेट है, ये क्या है, गलेट है, और गलेट की अपनी कहाँ पर है, एसोफेगस में। एसोफेगस में, तो फूड एसोफेगस में जाएगा, जिसमें फिर पेरिस्टाल्सिस होंगे, पेरिस्टाल्सिस हुए एसोफेगस में, और इन पेरिस्टाल्सिस से भोजन कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। तो बात समझ में आई, ये था मुख गुहा में पाचन। एक अगर हम बात करते हैं पाचन की, छोटी सी टेबल अपन पढ़ते हैं, तो पाचन की बात करें तो पाचन माउथ, माउथ में किसका पाचन होता है वो देखते हैं, माउथ। इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक में, स्टमक में किस किस का पाचन होता है वो। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइन में, कहाँ पर किसका पाचन होता है वो, इंटेस्टाइन की। तो अगर माउथ की बात करें तो माउथ में ओनली ऑन डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का,
कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, वो भी कैसा होगा, इनकम्प्लीट, अपूर्ण पाचन। इसको हम अभी पढ़ा 30% ही बच पा रहे हैं, अपूर्ण पाचन। समझ लो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर कैसा होगा, अपूर्ण पाचन होगा। समझ में आई बात। स्टमक में बात करें, स्टमक जो होता है उसमें बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा प्रोटीन, और तीसरा है फैट। तो यहां पर ध्यान देना, स्टमक में इन तीनों को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टमक में किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का ही होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, जो 70% जो बच गया था वो कार्बोहाइड्रेट, किस किस का होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में, और किसका होगा, प्रोटीन का भी होगा, प्रोटीन का, और फैट का भी होगा डाइजेशन, फैट का भी होगा, और साथ में न्यूक्लियोटाइड का भी होगा, न्यूक्लियोटाइड का भी डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का सॉरी। स्टमक में किसका होगा, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए एंजाइम होते हैं पर वो सक्रिय नहीं होते हैं। माउस में सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होगा, वो भी कैसा, इनकम्प्लीट। महत्वपूर्ण चीज ये है, अपूर्ण पाचन होता है मुख गुहा में, समझ लो। अब एक और चीज, जो भोजन मुख गुहा में वो किस फॉर्म में होता है, बॉलस की फॉर्म में होता है, ठीक है। और बॉलस की फॉर्म में वो कहा जाता है, एसोफेगस में, फिर जाएगा स्टमक में जहां पर डाइजेशन होगा, और कैन की फॉर्म में फिर कहां पर जाएगा, ड्यूोडेनम में। बेटा समझ में आज की क्लास में। तो मुख गुहा में पाचन की बात करें तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखो कैसे होता है वो मुख गुहा में पाचन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भोजन जो है उसको हमने बाइट लिया, उसको बाइट लेने के उसको हम दांतों से चबाते हैं, और चबाने के बाद क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से लार का सिक्रेशन होता है, वो लार उससे अच्छे तरह से मिल जाती है, उस भोजन के ऊपर क्या बोलते हैं, बॉलस, वो भोजन क्या कहलाता है, बॉलस। अब बॉलस कहां पर है, मुख गुहा में है, और लार को अच्छे से मिश्रित कर लिया उस भोजन के साथ। अब लार में जो लाइसोजाइम है उसने क्या किया, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश कर दिया, थायोसाइनेट ने भी वही काम किया, और साथ में H2O3- ने भोजन की अम्लता को उदासीन कर दिया, और जो म्यूसिन था उसने भोजन को चिकना बनाया। चिकना क्यों, स्मूथ क्यों चाहिए भोजन, ताकि आसानी से निगल जाए, अपन निगलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो 30% स्टार्च थी उसको टाइलिन ने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। मुख गुहा में स्टार्च का पाचन हो गया 30%, अपूर्ण पाचन हुआ स्टार्च का। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। अब बात करते हैं निगलने की क्रिया। तो निगलने की क्रिया को अच्छे से समझना। निगलने की क्रिया में क्या होगा कि जो हार्ड पैलेट, टंग, टीथ, लिप, ये सब माउथ के ओपनिंग को बंद कर देते हैं, और फिर यूविला ऊपर उठेगा जो इस इंटरनल नॉस्ट्रल को बंद कर देगा ताकि भोजन नाक में नहीं आए। इधर लैरिंक्स ऊपर उठता है, जब हम निगलते हैं ऐसे निगलते तो ये लैरिंक्स जो है वो ऊपर उठता है। जब हम निगलते हैं, निगलने के दौरान लैरिंक्स ऊपर उठता है, तो ये लैरिंक्स ऊपर उठेगा तो एपिग्लोटिस नीचे जाता है। इस दबाव से एपिग्लोटिस नीचे जाएगा, भोजन इस एपिग्लोटिस को नीचे करते हुए भोजन अब कहाँ जाएगा, गलेट में, और गलेट से एसोफेगस में, और एसोफेगस से स्टमक में चला जाएगा। ये हो गया निगलने की क्रिया। और पेरिस्टाल्सिस क्या है, एसोफेगस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या है, पेरिस्टाल्सिस है, समझ लो। तो यांत्रिक पाचन में क्या होता है, यांत्रिक पाचन की बात करें तो भोजन को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और केमिकल में एंजाइम का यूज करके उस फूड को डाइजेस्ट करके उसके अंदर जो मटेरियल, जो कंपोनेंट है उसको सेपरेट किया जाता है, उसको कहते हैं रासायनिक पाचन। सॉरी, रासायनिक पाचन। समझ में आई बात। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा मुख गुहा में पाचन। अब भोजन को हमने निगला है वो किस फॉर्म में, मुख गुहा में। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन कौन सी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, एक तो मुख गुहा में भोजन किस फॉर्म में होता है, बॉलस की फॉर्म में होता है। दूसरी बात कि जो टाइलिन है उसके द्वारा 30% अपूर्ण पाचन होता है, 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है।
क्लियर। इस पे लिंगुअल एमाइल होता है लेकिन वो सक्रिय नहीं होता है, इसलिए पेट का डाइजेशन नहीं हो पाता है कोटुआ में। टाइलिन खरगोश और मांसाहारी में एब्सेंट होता है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर अगर पाचन की बात करें तो देखो बेटा ध्यान देना, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से बता देता है। तो पेप्सिन, पेप्सिन दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। कैसीन जो होता है वो बच्चों में सक्रिय होता है, सॉरी बच्चों में नहीं, पेप्सिन वो प्रोटीन होता है बच्चों वाला रहने। तो प्रोटीन को पचाने वाला बिल्कुल पेप्सिन है, प्रोटीन को पेप्सिन ही पचाता है। दुग्ध प्रोटीन को रेनिन, रेनिन जो होता है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है। समझ रहे हो, पहले चेप सेल के द्वारा रिलीज होता है। तो जो दुग्ध प्रोटीन है उसका पाचन तो कौन करता है, प्रोरेनिन, रेनिन। और प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो पेप्सिन, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम बता रहा हूँ कौन कौन से। पहला तो पेप्सिन है जो कि स्टमक में होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये तीनों होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। यानी कि दूसरी बार प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, ड्यूोडेनम में। पहली बार कहाँ होगा, स्टमक में, दूसरी बार क्या होगा, ड्यूोडेनम यानी कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट पाचन पढ़ेंगे आमाशय में पाचन, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।